solve the following system of linear inequations graphically। सब बच्चे यहाँ पर हेडिंग डालिए या लिख लीजिए solve the following system of linear inequations। Solve the following system of linear inequations graphically। This is the question। तो जो लीनियर इनइक्वेशंस है हम उनको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये भी आपको देखना होगा, और साथ में धीरे धीरे आपके कंसेप्ट्स और बढ़ते चले जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड को हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं। तो ओके स्टार्ट। तो बच्चों जैसे आपके पास यहाँ पर मान लीजिए दो इनइक्वेशंस गिवन है, लेकिन उन इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है ग्राफिकली। तो पहली है बच्चों आपको 2x + 3y ≤ 6, दिस इज द फर्स्ट। दूसरी है आपके पास 3x + 2y ≤ 6, और फिर है आपका x ≥ 0, और फिर है आपका पास y ≥ 0। तो बच्चों आपके पास ये चार तरह की इनइक्वेशंस दी हुई है और आपको उन्हें ग्राफिकली सॉल्व करना है, मतलब एक ऐसा रीजन बताना है जो सभी के लिए कॉमन हो, जो सबको सेटिस्फाई करे। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास जो चार इनइक्वेशंस दी हुई है उसमें जो सबसे लास्ट में जो इनइक्वेशन दी है उनको हम लोग अगर ध्यान से देखें तो उनको समझना काफी आसान है। कौन सी? जिसमें लिखा है x > 0 और y ≥ 0, ऐसा लिखा है। तो सभी बच्चे जानते हैं कि कभी भी x अगर पॉजिटिव हो और y भी पॉजिटिव हो तो दैट मींस आपको कौन से क्वाड्रेंट में सॉल्यूशन देना है, आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में सॉल्यूशन देना है। आप लोग इस स्टेज पे क्वाड्रेंट वगैरह तो सब समझते ही होंगे। तो बच्चों चार तरह के क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो आपको क्या करना होता है, आपको यहाँ पे जो सॉल्यूशन बताने हैं आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में बताना है, दैट मींस x पॉजिटिव y पॉजिटिव। तो कभी भी बच्चों अगर आपके पास क्वेश्चन में लिखा हो x > 0 y > 0, तो आपका मतलब जो भी आप सॉल्यूशन देंगे फाइनली वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करेंगे। अब यहाँ पे बात आती है कि हम यहाँ पे कॉमन रीजन शेड कैसे करें जो सभी को सेटिस्फाई करे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप बॉक्स बना लेंगे, और बॉक्स बना के आप जैसे छोटी क्लासेस में करते थे बिल्कुल वैसे ही काम करेंगे। तो मैं यहाँ पर एक बार बॉक्स बना करके आपको पहले समझा देता हूँ। तो देखिए बॉक्स में बना रहा हूं। तो ये आपका बॉक्स हो गया फर्स्ट इक्वेशन के लिए, और ये आपका बॉक्स हो गया सेकेंड इक्वेशन के लिए। तो छोटी क्लासेस में सबसे पहले अगर आप सिर्फ लाइन के लिए सोचते थे तो लाइन कैसे ड्रॉ करते थे आप, पहले वो सोचिए। आप कहते थे सर कि x की दो वैल्यूज डाल करके हम y की दो वैल्यूज निकाल लेते हैं, यहाँ लिखते थे x और y। तो सबसे पहले अगर x 0 होगा तो बच्चों y क्या होगा, 2 होगा। क्लियर है? x 0 होगा तो y क्या होगा, 2 होगा। अगर हम इसको किसकी तरह ट्रीट करें, एक इक्वेशन की तरह, जैसे 2x + 3y = 6 की तरह अगर एज्यूम करेंगे तो अगर x 0 होगा तो y क्या होगा, 2 होगा। और अगर हम y 0 पुट कर देंगे इसमें तो x क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है? इतना तो हर कोई बच्चा जानता होगा कि लाइन की इक्वेशन ड्रॉ करने के लिए हम लोग को 2 पॉइंट्स चाहिए रहते हैं। सिमिलरली अगर हम x यहाँ पे 0 डालेंगे तो y 3 आएगा, y 0 डालेंगे तो x 2 आएगा। तो ये पॉइंट्स आपके आ गए। अब बच्चों आपको करना क्या है, इन पॉइंट्स को यूज करके आपको ग्राफ बनाना है। लेकिन आप पूरा ग्राफ बनाने की कोशिश मत करिएगा, आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहिएगा, क्योंकि आपको कॉमन रीजन चाहिए। तो कॉमन रीजन के लिए x पॉजिटिव और y पॉजिटिव कहाँ हो सकते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बच्चों, 0, 2 ये जो पॉइंट वगैरह है इनको ड्रॉ करते हैं। तो 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3। तो बच्चों यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहां तक कोई बहुत बड़ा डेंजर जोन का काम मैंने नहीं किया है। तो सबसे पहले हमारे पास पॉइंट्स हैं। कौन से पॉइंट है, एक 0, 2 यानी x में 0 y में 2, और दूसरा पॉइंट है 3, 0। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर हो गया? पहला पॉइंट है 0, 2, दूसरा पॉइंट है 3, 0। अगर हम इनको आपस में ज्वाइन करते हैं
तो ज्वाइन करने पर एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ये स्ट्रेट लाइन मैंने आपकी स्क्रीन पे जस्ट अभी अभी बनाई है, जरा देखिए। और इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या है बच्चों? इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन भी आप लिख सकते हैं, दिस इज 2x + 3y = 6। लेकिन बच्चों अगर आप ध्यान देंगे तो यहां पर आपके पास क्या है, यहां पर आपके पास इक्वेशन नहीं है, इन इक्वेशन। और इन इक्वेशन में क्या लिखा हुआ है? < <6। तो बच्चों आपको क्या करना होता है कि जैसे आप इन इक्वेशन को एक लाइन की तरह ट्रीट करोगे, तो लाइन आपके रीजन को दो पार्ट में डिवाइड करती है। यहां पर आपको दो रीजन दिखाई दे रहे हैं। कौन से? एक नीचे वाला रीजन आपको दिखाई दे रहा और एक ऊपर वाला रीजन दिखाई दे रहा है। तो इन इक्वेशन कहती है कि दोनों में से कोई एक रीजन आपको सेलेक्ट करना होगा, है ना? अब कौन सा रीजन सेलेक्ट करेंगे, कौन से एक्स वाई के पेयर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे? तो उसकी एक छोटा सा फंडा होता है। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि इस इक्वेशन में 0,0 डाल के चेक करेंगे। तो सबसे पहले सभी बच्चे ये जो फर्स्ट इक्वेशन है 2x + 3y ≤ 6, इसमें 0,0 डालिए। तो डालिए 0,0, तो ये आ जाएगा 2 × 0 3 × 0 < < 6। ठीक है। अब आप देखिए इससे आया क्या है, कहोगे सर इससे आया है 0 < < 6। तो अगर मैं आपसे पूछूं क्या 0 < 6 होता है? क्या 0 < 6 होता है? क्या 6 > 0 होता है? ये ट्रू है कि फॉल्स है? तो आप कहोगे सर ये तो ट्रू है, क्योंकि 0 < 6 तो होता ही है, क्योंकि 6 तो हमेशा 0 से बड़ा होता है। तो अगर 0,0 डालने पर इन इक्वेशन आपकी ट्रू हो जाती है, जैसा कि यहां पर क्या हो गई, ट्रू हो गई, तो ऐसे केस में आपको ओरिजिन के तरफ वाला रीजन लेना पड़ेगा। तो ओरिजिन के तरफ वाला रीजन कौन सा हुआ? अगर हम उसको शेड करते हैं तो ओरिजिन के तरफ वाला रीजन ये वाला, क्योंकि इसको ओरिजिन क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। अब आप कहोगे सर आपने ओरिजिन क्यों लिया, कोई और पॉइंट ले सकते हैं? यस, आप दूसरी तरफ का पॉइंट जहां पर ओरिजिन है वहां पर आपको कई सारे और पॉइंट्स भी दिखाई दे रहे हैं। आपको 1,0 भी दिखाई दे रहा, -1,0 भी दिखाई दे रहा। आप कोई भी पॉइंट या तो इस रीजन का या तो उस रीजन का डाल के चेक करते हैं। लेकिन सबसे आसान क्या होता है? सबसे आसान यही होता है कि सबसे पहले आप कोई भी इन इक्वेशन है उसको 0,0 डालिए। अगर ट्रू है तो 0 के तरफ वाला रीजन होगा, और अगर फॉल्स होगा तो जहां 0,0 नहीं है उसके दूसरे तरफ रीजन होगा, मतलब दूसरी तरफ वाला रीजन ऑटोमेटिक बन जाएगा अगर इन इक्वेशन आपकी फॉल्स हो गई। ठीक है। तो बच्चों अभी मैंने आपको सिर्फ अभी कुछ भी नहीं बताया है, मैंने सिर्फ इतना बताया कि 2x + 3y < < 6 है, तो इसका एक रीजन होगा, या तो नीचे वाला होगा या तो ऊपर वाला होगा। लेकिन रीजन कौन सा लेंगे? सबसे पहले उसको चेक करने के लिए हमने इसमें 0,0 डाला, लेकिन वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो 0,0 की तरफ वाला रीजन लेंगे। और अगर नहीं करता तो हम लाइन के ऊपर वाला रीजन लेते। तो मेरे ख्याल से यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। अब बच्चों हम लोग दूसरी इन इक्वेशन को ड्रॉ करते हैं, तो उसके लिए पॉइंट्स देखते हैं कौन कौन से हैं। एक पॉइंट है 0,3, तो 0,3 जस्ट मैं आपको स्क्रीन पे बना रहा हूँ। 0,3 x में 0 y में 3। दूसरा पॉइंट है 2,0। अगर बच्चों अगर हम इनको आपस में ज्वाइन करते हैं तो ये ज्वाइन करने पर कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे बना हुआ है ग्राफ, और जैसे ही आप बना लें तो उसके ऊपर लाइन की इक्वेशन जरूर लिखें। लाइन की इक्वेशन है 3x + 2y = 6। अब बच्चों क्या करेंगे, आप इसमें भी 0,0 डालेंगे। तो बच्चों इसमें 0,0 डालिए तो क्या आएगा, 3 × 0 + 2 × 0 < < 6। तो क्या आ गया, 0 < < 6, लेस देन और इक्वल टू। तो और इक्वल टू को देख के कंफ्यूज मत होइएगा, और का मतलब वो भी हो सकता है या लेस देन भी हो सकता है, दोनों में से कोई एक बात ट्रू है कि नहीं है? कहोगे यस सर 0 < 6 तो ट्रू है ही। तो अगर ये ट्रू है तो आप कौन सा रीजन लेंगे? कहोगे सर इसमें भी ओरिजिन के तरफ वाला रीजन लेंगे। तो ओरिजिन कहाँ है? ग्रीन वाली लाइन के नीचे। तो हम ग्रीन वाली लाइन की तरफ नीचे वाला पोर्शन फिर से लेंगे। तो लीजिए बच्चों, फिर से आप लीजिए उसको। तो कौन सा पोर्शन आएगा वो? ओरिजिन की तरफ वाला, क्योंकि ओरिजिन इसको सेटिस्फाई कर रहा, वो ये वाला पोर्शन आएगा। ठीक है, बोलो समझ में आया? ये वाला पोर्शन। अगर मैं आपसे पूछूं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी रहना है आपको, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहते हुए और इन दो इनइक्वेशंस की हेल्प से आपको कॉमन रीजन कौन सा दिखाई देता है? तो तुम कहोगे सर कॉमन रीजन दिखाई देता है
जो ग्रीन वाली लाइन के भी नीचे हो और रेड वाली लाइन के भी नीचे हो। तो कहोगे सर कॉमन रीजन ये वाला है। आप देखो मैं उसको ड्रॉ करके आपकी स्क्रीन पे बता रहा हूं। दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये देखो मैंने उसको ड्रॉ करके आपके सामने लगा दिया है। आपकी स्क्रीन में भी कलर हो रहा है, आप ध्यान से देखिए। ये तो बच्चों ये जो है ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है सॉल्यूशन का, कि सॉल्यूशन का यानी इस रीजन के जितने भी एक्स होंगे वो इस इनइक्वेशंस सिस्टम ऑफ इनइक्वेशंस को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो दिस इज द आंसर, दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनइक्वालिटीज। तो इसका कंसेप्ट बहुत आसान है। आपको पहले एक लाइन सोच करके ड्रॉ करना है और ड्रॉ करने के बाद आप उसमें 0,0 डालेंगे इक्वेशन में। अगर इसको सेटिस्फाई करता है तो ओरिजिन की तरफ वाला रीजन, और नहीं करता है तो दूसरी तरफ वाला रीजन। सिर्फ इतना सा कंसेप्ट है और उसके बाद आपको कॉमन रीजन खुद दिखाई देने लग जाएगा। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें थोड़ा सा काम और कर लीजिए। आप ध्यान से देखिए कि जितने भी आपने इनइक्वेशन लिखी उन इक्वेशन में आपको एक कॉमन बात दिख रही है। क्या कॉमन बात दिख रही है कि इन चारों इनइक्वेशन में इक्वल का भी साइन। किसका साइन है, लेस देन इक्वल टू 6, लेस देन इक्वल टू 6, ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो जब इक्वल का साइन होता है तो बच्चों जितनी भी लाइंस होती हैं वो लाइंस भी इंक्लूडेड होती है। तो देखो बच्चों मैंने लाइंस को भी इंक्लूड कर लिया है। तो ये देखिए मैं लाइंस को भी इंक्लूड कर रहा हूं ऑरेंज कलर से, और ये आपका फाइनल आंसर बनकर के तैयार हो गया है। एक ऑरेंज वाली लाइंस और उसके अंदर ग्रीन वाला पोर्शन। ओके, तो ज्यादातर बच्चों को ये समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन को किस तरह से किया गया है। तो जो ये सिस्टम ऑफ इनइक्वेशंस आपको 100% समझ में आ गया होगा किस तरह से सॉल्व किया जा रहा है। और यदि आपने लेट को क्लास वगैरह ज्वाइन की है तो मैं आपको अभी दोबारा फिर से बताऊंगा, उसको दोबारा समझने की कोशिश करिएगा। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं फिर से दोबारा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो बच्चों अगले क्वेश्चन के लिए फिर से रेडी हो जाइए। हम दोबारा क्वेश्चन आपको फिर से दे रहे करने के लिए, आपको कॉमन रीजन बनाना है खुद से। द क्वेश्चन इज x minus y less than equal to 1. This is first equation. दूसरी x plus 2y less than equal to 8. Second in equation. Third is 2x plus y greater or equal to 2. Third, और उसके बाद x greater or equal to 0, y greater or equal to 0. अब बच्चों ऐसे x का रीजन, ऐसे x y का रीजन आपको निकालना है जो सभी को सेटिस्फाई करे, यानी कि कॉमन रीजन निकालना है इन सिस्टम ऑफ इनइक्वेशन। कैसे निकालेंगे बच्चों, काफी आसान है आपके लिए। तो क्यों भाई, आपके लिए तो ये काम काफी आसान है। करना स्टार्ट करें बच्चों उसको। आवाज आ रही मेरी सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। तो बच्चों उसको स्टार्ट करते हैं, लीजिए करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले करने के लिए हम क्या करेंगे, जो छोटी क्लासेस में करते थे सबके लिए दो दो पॉइंट्स निकालते हैं। सबसे पहले वही काम करते हैं। इसके लिए भी 2 पॉइंट्स निकाल लेते हैं, इसके लिए भी 2 पॉइंट्स निकाल लेते हैं। ठीक है, तो सबके लिए हम सबसे पहले 2 पॉइंट्स निकालेंगे। तो देखिए कैसे निकाल लें। 2 पॉइंट्स जो इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करें। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है कि हम इनको किस तरह से लिखेंगे, एक इक्वेशन की तरह ट्रीट करते हैं। तो सबको एक इक्वेशन की तरह सबसे पहले ट्रीट करते हैं। तो ये इक्वेशन की तरह मैंने ट्रीट कर दिया। यहाँ एक्स वाई। हाँ, कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा पहला, x 0 डालोगे तो y -1 आएगा, y 0 डालोगे तो x 1 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसमें x 0 डालोगे तो y 4 आ जाएगा, y 0 डालोगे तो x 8 आ जाएगा। अब चेक करके देख लो, x 0 डालोगे तो y 2 आ जाएगा, y 0 डालोगे तो x 1 आ जाएगा। बोलो भाई यहां तक सभी को क्लियर है? इस तरह से हमने पॉइंट्स लिखे हैं। किसी को डाउट हो तो अभी भी बता सकता है। अब हम लोग क्या करेंगे, इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। और मैंने आपको पहले बता रखा है कि अगर x ग्रेटर और इक्वल टू 0, y ग्रेटर और इक्वल टू 0 इस तरह से आपके पास कभी भी लिखा हो तो आपका ग्राफ जो भी होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही x और y क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो आई थिंक आपको समझ में आने लगा होगा।
अब आप पॉइंट्स लिख लिए 0 1 2 3 4 5 6 लाइक दैट 7 8, ये मैंने लिख दिया 1 2 3 4। चलिए बच्चों ट्रेस करिए और पहचानिए कौन कौन से रीजन होंगे। पहला पॉइंट है 0, -1। तो 0, -1 कहीं यहाँ पे नीचे की तरफ होगा, ये पॉइंट मैंने यहाँ पर लिख दिया नीचे की तरफ 0, -1। दूसरा पॉइंट है 1, 0। 1, 0 यहाँ पर कहीं होगा। अगर हम इनको आपस में ड्रॉ करेंगे तो ड्रॉ करते समय ये रीजन बन करके आए, ठीक है, बोलो भाई, ठीक है। अब हम इसके ऊपर इसकी इक्वेशन जरूर लिखेंगे ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। ये है x - y = 1, ठीक। अब हम क्या करेंगे 0, 0 इस इन इक्वेशन में डालेंगे, तो क्या होगा 0, 0 डालने पे क्या आएगा 0 - 0 < 1। तो बच्चों बताइए क्या 0 < 1 होता है, ये ट्रू है कि फॉल्स है? तुम कहोगे सर ये ट्रू है, 0 1 से छोटा ही होता है। तो अगर ये ट्रू है तो हम ओरिजिन की तरफ वाला रीजन लेंगे। तो ओरिजिन की तरफ वाला रीजन कौन सा होगा, लाइन के ऊपर वाला रीजन जो भी होगा वो ओरिजिन के तरफ वाला रीजन होगा। अब हम क्या करेंगे उसको पूरी तरीके से मार्क नहीं करेंगे वरना ज्यादा लाइंस होने से आपको कंफ्यूजन भी हो सकता है, इसलिए मैंने दिखा दिया कि ओरिजिन उसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए हमने ओरिजिन की तरफ वाला रीजन ले लिया। दूसरी लाइन की तरफ चलते हैं, आइए दूसरी लाइन, दूसरा पॉइंट क्या है 0, 4। x में 0, y में 4, 0, 4। दूसरा पॉइंट 0, 4, 8, 0, 8, 0 ये है। अगर हम इनको आपस में ज्वाइन करेंगे तो कैसा दिखाई देगा, कुछ इस तरह से आपको दिखाई देने लगेगा, ठीक है। अब ये लाइन का कौन सा पोर्शन होगा, नीचे वाला कि ऊपर वाला, उसको चेक करने के लिए हम इसमें 0, 0 डालेंगे। तो जैसे ही बच्चों इसमें 0, 0 डालेंगे तो ये आ जाएगा 0 < 8। क्या 0 8 से छोटा होता है? यस, तो ये ट्रू है। अगर ये ट्रू है तो हम ओरिजिन के तरफ वाला रीजन लेंगे, यानी ग्रीन वाली लाइन के नीचे का पोर्शन लेंगे, ग्रीन वाली लाइन के नीचे का पोर्शन लें। तो ये नीचे का पोर्शन ये देखिए मैंने ले लिया है, दिस इज द नीचे का पोर्शन, नीचे का पोर्शन ये मैंने ले लिया है, ठीक। उसके बाद हम थर्ड इन इक्वेशन देखेंगे, फिर उस पर चेक करेंगे धीरे से क्या है उसमें। सबसे पहले हम 0, 0 डालेंगे। जैसे हम 0, 0 डालेंगे तो क्या आएगा, चेक करते हैं, ये आएगा 0 > 2 आ जाएगा। तो क्या ये ट्रू होता है कि फॉल्स होता है, क्या 0 2 से बड़ा होता है? नो। तो ये क्या हो गया, ये फॉल्स, ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अगर ये फॉल्स हो गया तो इसका मतलब तीसरी लाइन पहले बनाओ फिर उसका रीजन सेलेक्ट करो। तो कौन सा पॉइंट है 0, 2, तो 0, 2 ये हो गया, 1, 0 ये हो गया। इनको आपस में ज्वाइन करेंगे तो ये लाइन बन करके प्रिपेयर हो जाएगी, ठीक है बच्चों, समझ में आया, ये लाइन बन के प्रिपेयर हो जाए। अब इसको ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये फॉल्स है, तो हम ओरिजिन की तरफ वाला पोर्शन नहीं लेंगे, ओरिजिन के जस्ट अपोजिट वाला पोर्शन लेंगे। नीचे का पोर्शन न लेकर के हम ऊपर का तरफ लेंगे, क्योंकि नीचे की तरफ ओरिजिन है, ओरिजिन इसको सेटिस्फाई नहीं करता। तो बच्चों अब आपको दिखने लगा होगा कि यहाँ कॉमन रीजन कौन सा हो सकता है, खुद पहचानने की कोशिश करिए। रेड वाले के ऊपर, ग्रीन वाले के नीचे, ब्लू वाले के ऊपर। तो आपको कॉमन रीजन शायद दिखाई दे रहा हो कॉमन रीजन, और अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो आप एक काम कर लो, फिर पूरी लाइंस नीचे की तरफ ऊपर की तरफ सारी ड्रॉ करो जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया हुआ था, ठीक। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक कॉमन रीजन बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है। तो वो कॉमन रीजन बच्चों कौन सा है आपने ड्रॉ किया, वो कॉमन रीजन ये वाला है, दिस इज द कॉमन रीजन। ये आपकी स्क्रीन पे मैं ड्रॉ कर रहा हूं, आप उसको ध्यान से देखिए। तो हम लोग के पास पढ़ाने के ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो ऑफलाइन क्लास में भी इतने अच्छे से नहीं हो सकते हैं। तो ये आपके सामने मैंने रीजन बना दिया है। तो बच्चों जैसे जैसे क्लासेस होंगी और तो फिर आपको स्लाइड्स से भी हम लोग पढ़ाएंगे, स्लाइड्स भी हम लोग के पास सारी रेडी है। ओके बच्चों, तो बच्चों आपका ये कॉमन सॉल्यूशन आ गया है, और आपको मैंने एक बात बताई थी कि यहाँ पे इक्वल का साइन हर जगह है,
लेस देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू 8। तो मैंने बताया था कि यहाँ पे जितनी भी लाइंस होती है वो भी आपके ग्राफ का एक हिस्सा मानी जाती है। तो उन लाइंस को मैं एक बना करके दिखाता हूँ। दिस इज द लाइन। ये भी आपका आंसर है, ये भी आपका आंसर है, और ये भी आपका आंसर है, ठीक है, और ये भी, क्योंकि हर जगह इक्वल का साइन है। दिस इज द फाइनल आंसर। तो बच्चों आपको समझ में आया कि नहीं आया, पहले तो उतना देख लीजिए। तो सुयश, सुयश बेटा आपको समझ में आया? आपको तो मैंने देखा ही नहीं, आप पहली बार आए हो। सुयश, आर यू इन क्लास? यस सर। अच्छा, तो तुम बेटा कौन से स्कूल में हो? सर शीलिंग हाउस। अच्छा, तो तुमको समझ में आ गया जो अभी ग्राफ बताया तुमको? यस सर, थोड़ा थोड़ा आया। थोड़ा थोड़ा? तो पूरा क्या नहीं आया वो बता दो, हम बता दें उस पर क्या नहीं समझ में आया। सर जो आप ट्रू और फॉल्स की बात कर रहे हैं वो। अच्छा, ट्रू और फॉल्स की बात, ओके, अभी बता देता हूँ मैं दोबारा। तो आपको पूछना पड़ेगा, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। ओके, चलिए। तो एक बच्चा पूछ रहा है कि ये ट्रू और फॉल्स ये क्या मतलब होता है। तो आपने शायद इससे पिछली वाली क्लास में अटेंड की हुई, उसका वीडियो भी देख लेते तो तुमको लेस देन का मतलब समझ में आता, लेकिन कोई बात नहीं। जैसे बच्चों मैंने यहाँ पे लिखा है x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। हमने तुमसे कहा कि सबसे पहले तो ये देखो कि तुम्हें इस साइन का मतलब पता है कि इस साइन का मतलब क्या होता है। इस साइन का मतलब होता है, जैसे हमने लिख दिया, मतलब ये साइन का मतलब अगर आप नहीं समझते हैं तो फिर यहीं पे प्रॉब्लम आ रही है। जैसे कोई किसी ने लिख दिया 3 इज ग्रेटर देन 2, तो इस बात को हम ऐसे लिखते हैं 3 इज ग्रेटर देन 2। तो इस बात को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे। तो ये साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? दिस इज 3 इज ग्रेटर देन 2। और अगर हम ऐसे लिख दें 4 लेस देन 5, ये साइन होता है, रिप्रेजेंट करता है लेस देन। तो ये बस बोलने का तरीका है, 3 इज ग्रेटर देन 2, 4 इज लेस देन 5। तो लेस देन का साइन और ग्रेटर का साइन, ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि इसका क्या मतलब है। मतलब ये साइन जिसकी भी तरफ होता है वो नंबर बड़ा होता है। वो नंबर क्या होता है? बड़ा होता है, ठीक है ना? समझ में आया? 3 इज ग्रेटर देन 2 में 3 बड़ा है तो उसको उसकी तरफ मगरमच्छ का मुंह खुला है। 4 लेस देन 5 में 5 बड़ा है तो उसकी तरफ मगरमच्छ का मुंह खुला हुआ है। ऐसे समझो। अब यहां पर आती है कि तुमने कहा कि सर वो ट्रू और फॉल्स नहीं समझ में आ रहा है, तो हम तुमको ये बताते हैं कि कभी भी अगर ऐसे लिखा है x माइनस वाई लेस देन 1, अगर हम इसमें जीरो डालते, x की जगह 0, y की जगह 0, तो ये क्या आएगा? तुम कहोगे 0 माइनस 0 लेस देन 1, यही तो आएगा। 0 माइनस 0 0, 0 लेस देन 1। तो बच्चों अब आप बताइए ये ट्रू है कि फॉल्स है सुरेश? ट्रू। 0 लेस देन, तो ट्रू है ना। अगर ये ट्रू है तो हमें ओरिजिन की तरफ वाला रीजन लेना होगा। अब लाइन आपकी कैसे भी, मान लीजिए आपकी लाइन ये है, तो लाइन में दो हिस्से, एक नीचे का हिस्सा है, एक ऊपर का हिस्सा है। अब आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि अगर ये ट्रू है तो कौन सा हिस्सा है। तो ये किसकी तरफ ट्रू है? ओरिजिन के लिए ट्रू है, तो ओरिजिन की तरफ वाले जितने भी पॉइंट होंगे वो उसको सेटिस्फाई करेंगे। तो आपको सिर्फ इतना सा फंडा याद रखना है कि 0,0 सबसे आसान पॉइंट होता है। अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है तो ओरिजिन की तरफ वाला पार्ट होगा, अगर वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो दूसरी तरफ वाला पार्ट होगा। क्योंकि कोई भी लाइन जो होती है वो एक्स वाई रीजन को दो हिस्सों में डिवाइड करती है, या तो नीचे की तरफ या तो ऊपर की तरफ। वो चेक करने के लिए आपके पास सबसे आसान तरीका होता है कि आप ओरिजिन को यूज करिए। अगर ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को तो ओरिजिन की तरफ वाला हिस्सा, वरना दूसरी तरफ वाला हिस्सा। बोलो बेटा, समझ में आया? यस सर। कि फिर से बताएं? नहीं सर, आ गया। तुम दोबारा फिर से पूछ सकते हो, 5 बार यस सर। पूछना चाहो 5 बार भी पूछ सकते हो। स्नेहा तुमको बताना है तुमको दोबारा बेटा? आ गया सर। ठीक है। तो बच्चों ये आपके सामने मैंने एक ग्राफ बनाया है। अभी भी इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे दोबारा पूछ सकते हो, वरना मैं आगे कंटिन्यू कर जाऊंगा और आपको एक दूसरा क्वेश्चन करने के लिए दूंगा, वो आपको करना पड़ेगा। तो रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको समझ में आ गया है तो आप उसको करो और करके चेक करो कि आप समझ भी पाए हो कि नहीं समझ पाए हो। क्या ग्राफिकल रीजन आप ट्रेस कर पाओगे कि नहीं ट्रेस कर पाओगे, ये पहले आपको सोचना होगा।
द क्वेश्चन अब आ रहा है आपकी स्क्रीन पे। द क्वेश्चन इज, सर एग्जाम में जैसे कॉमन रीजन आ गया तो वो बस हम लोग शेड करके ये नहीं लिखना बस। पड़ेगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक है और कुछ नहीं। नहीं, ओनली कॉमन रीजन आपको शेड करना, ओनली शेडेड कॉमन रीजन, ठीक है। सर किससे, पेंसिल से शेड करेंगे पेपर में? यस बेटा, पेंसिल से शेड कर सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको अभी आपका सिलेबस दिखा सकता हूँ। एक सेकंड जस्ट वेट करिए, मैंने आपका सिलेबस परचेज किया हुआ है। ये आपका सिलेबस है बच्चों, ये देख लीजिए। दिस इज द सिलेबस ऑफ क्लास 11th, सेट्स, रिलेशन इन फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर, लीनियर इनइक्वालिटीज। तो इसमें ऐसे करके आपके पास काफी सारे टॉपिक्स हैं, 16 टॉपिक है। तो अभी जो हम लोग कर रहे हैं उस चैप्टर का नाम है लीनियर इनइक्वालिटीज। दिस इज द लीनियर इनइक्वालिटीज, ये वाला चैप्टर हम लोग कर रहे हैं। और इस चैप्टर का हम लोग ने आज जो सीखा है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सीखा है, क्योंकि आप बाकी सब कुछ पिछले टर्म पे सीख चुके हो, तो आज मैंने इसका आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताया है। तो अगर आप इसको एक्सरसाइज को करना चाहो तो आप एक्सरसाइज को कर भी सकते हो। आप एक्सरसाइज की तरफ सीधा चल सकते हो, उस तरह से आगे बढ़ोगे तो आपको एक्सरसाइज मिल जाएगी। तो एक्सरसाइज है, दिस इज द एक्सरसाइज। देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे ये एक्सरसाइज आ गई है। तो इस एक्सरसाइज में हम लोगों ने कल इस तरह के क्वेश्चंस जो है देखे थे, किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं। तो दिस इज द ग्राफिकल रीजन। ये देखिए आपकी एक्सरसाइज में ग्राफिकल रीजन शेड किए गए हैं। देख सकते हैं आप किस तरह से शेड किए गए हैं, दिस इज द वे। और आप देख सकते हैं ये पूरी एक एक्सरसाइज है आपके कोर्स में, और उसमें लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इनइक्वेशंस ग्राफिकली। तो जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो वो ग्राफ इसी तरह से बन करके आएंगे, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं आपके सिलेबस में पूरी पूरी एक्सरसाइज है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज ग्राफिकली। तो देखा बच्चों आप लोग ने अपना सिलेबस? ओके, क्या सभी को सिलेबस अपना दिखाई दिया पूरी तरीके से? यस सर। ओके, तो बच्चों हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, जहां पर थे वहीं पर आ जाते हैं। तो आपको सभी बच्चों को एक क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन इज, लिखना स्टार्ट करिए। दिस इज x प्लस वाई ग्रेटर और इक्वल टू 1। दूसरी है 7x प्लस 9y लेस देन इक्वल टू 63। फिर है x लेस देन इक्वल टू 6। फिर है x ग्रेटर और इक्वल टू 0। और फिर है आपका y ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो सबके स्कूल में अलग अलग चलेगा। अगर मैथडिस्ट के होंगे तो अलग चलेगा, स्वराज इंडिया के होंगे तो अलग सिलेबस चलेगा। लेकिन हो सकता है कोई टॉपिक पहले हो, कोई टॉपिक बाद में हो, लेकिन कंटेंट सबका सेम रहेगा। तो देखना जब स्कूल खुले तो बताना कौन सा टॉपिक हो रहा है। वैसे सबसे पहले लीनियर इनइक्वालिटीज ही कराया जाता है और उसके बाद सेट्स कराया जाता है। अब देखना वो किस ऑर्डर में करा रहा है, तो फिर मेरे को बताना। तो बच्चों आपके पास जो स्कूल में कोई सीरीज चैप्टर शुरू हुआ है? कौन सा सीरीज? एपी सर, एपी। अच्छा, सीक्वेंस एंड सीरीज चालू हुआ, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। तो बच्चों हम लोग एक ऐसा पार्ट कर रहे हैं मैथमेटिक्स का जिसकी हर जगह जरूरत पड़ेगी, चाहे वो सीक्वेंस एंड सीरीज हो, चाहे कुछ भी हो, तो उसकी हर जगह नीड पड़ेगी। तो आप इसको करते रहिए। x प्लस वाई ग्रेटर और इक्वल टू 1, 7x प्लस 9y लेस देन इक्वल टू 63, x लेस देन इक्वल टू 6 वगैरह वगैरह। तो बच्चों आपके पास एक क्वेश्चन है, आप इसको ड्रॉ करिए। और ज्यादातर स्कूल में सीक्वेंस एंड सीरीज इसलिए कराया जाता है क्योंकि वो काफी स्टार्टिंग में आपको इजी लगेगा, तो इसीलिए ऐसा कराया जाता है। क्योंकि ये जो अभी मैं टॉपिक करा रहा हूँ ये जल्दी कोई छूता नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा सा समझाने में डिफिकल्ट टाइप होता है। एपी वगैरह आपकी पढ़ी हुई है तो आप एपी वगैरह जल्दी समझ ले जाओगे, इसलिए वो लोग एपी पे ही बार बार पढ़ाते रहेंगे। तो बच्चों आपके सामने क्वेश्चन आ गया है, x प्लस वाई ग्रेटर और इक्वल टू 1, ऐसे करके 4 इक्वेशंस दी हैं और आपको ग्राफिकल रीजन शो करना है। उसका आंसर
सबसे पहले जो बच्चा बताएगा उसके लिए कुछ नहीं होगा। ओके, तो वेदिका स्टार्ट करो बनाना। यस सर कर रहे हैं। तो आज की क्लास में एक बच्ची है, उसने मेरे से काफी देर तक फोन में समझा था और उसको मैंने रिकॉर्डिंग भी दी थी। वो बच्ची ने ज्वाइन नहीं किया है फिर से। तो उस बच्ची का नाम है जोया। क्लास आप करते रहिएगा क्योंकि हर बार ये पॉसिबल नहीं होगा कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिल जाए। तो वेदिका, सुयश, स्नेहा, समृद्धि, मेघांशी, मैत्री, अनुष्का बनाओ बेटा। तो लेट्स स्टार्ट विद, अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, आप भी चेक करते चले जाइएगा। तो सबसे पहले हमने एक आसान सी चीज बताई थी आपको कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, बॉक्स बनाएंगे। तो आप आराम से सबसे पहले छोटे छोटे बॉक्स बनाइए ताकि आप इक्वेशंस सही ढंग से ड्रॉ कर पाए। ठीक है, इसके लिए कुछ जरूरत ही नहीं है। तो सुयश बेटा, तुम अभी भी देखना ध्यान से, अगर ना समझ में आए हो तो फिर से पूछना, क्योंकि मैं आपको दोबारा फिर से वैसा ही क्वेश्चन करा रहा हूँ। यस सर। ओके, तो सबसे पहले बच्चों क्या काम करते हैं, हम इस इक्वेशन को एक इक्वेशन की तरह मन में ट्रीट कर लेते हैं। तो हमारे लिए पॉइंट्स लिखना बेहद आसान काम हो जाता है। दिस इज एक्स वाई, दिस इज एक्स वाई। तो बच्चों x की जगह 0 डालेंगे तो y1 आएगा, y की जगह 0 डालेंगे तो x1 आ जाएगा। ये तो काफी इजी टाइप पॉइंट है। दूसरा है x की जगह 0 डालेंगे तो y7 हो जाएगा और y की जगह 0 डालेंगे तो x9 आ जाएगा। ठीक, कितना इजी काम है। तो बच्चों हम लोग अब स्टार्ट करने वाले हैं इसको ड्रॉ करने के लिए, रेडी हो जाइएगा। सर ड्रॉ x करने से greater than equal to 6। हाँ यस बेटा जी बताइए। हाँ सर x greater than equal to 6 की इक्वेशन। उसको कैसे ड्रॉ करें अभी बताते हैं, थोड़ी देर में वेट करो, कर रहे हैं तुम्हारे साथ साथ। 0 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है 0,1 और 1,0। 0,1 और 1,0 काफी छोटे से पॉइंट है, इनको आपस में ज्वाइन कर लो। ये मैंने ठीक, ज्वाइन करने के बाद क्या करना होगा, इसके ऊपर इक्वेशन का नाम लिख दो। इक्वेशन है बच्चों x + y = 1। अब बच्चों आपको छोटा सा काम ये करना होगा कि आप हमको ये बताएंगे कि नीचे का पोर्शन होगा कि ऊपर का पोर्शन होगा लाइन के। तो ये बात सुयश अब समझ गया होगा कि सर इसमें 0,0 डालेंगे तो 0 + 0 0 > 1 आ जाएगा। तो सर 0 1 से बड़ा नहीं होता है, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अगर ये फॉल्स हो गया तो हम ओरिजिन की तरफ वाला पोर्शन नहीं लेंगे, दूसरी तरफ वाला पोर्शन लेंगे। तो आपका कौन सा पोर्शन होगा, ये वाला। ठीक है सुयश? यस सर। ओके, तो बच्चों ये रीजन है। अब आप इसको शेड करना चाहे तो पूरा भी कर सकते हैं, लेकिन आपको पूरा करने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज हो जाएंगे आप। और अगर पूरा करना चाहे तो पूरा कुछ इस तरीके से आप कर सकते हैं ये सब, लेकिन इससे फिर दूसरा काम बन नहीं पाएगा, आप दूसरे सॉल्यूशंस दिखा नहीं पाओगे। इसलिए सिर्फ ऊपर की तरफ 2 लाइन दिखा दो तो उससे आपको आइडिया लग जाए। दूसरी इक्वेशन है 0,7। लेट्स स्टार्ट विद 0,7। x में 0, y में 7। और दूसरा पॉइंट है 9,0। दिस इज 9,0। अगर हम इनको आपस में ज्वाइन करेंगे तो ये ज्वाइन करते समय इस तरह से ये लाइन बनेगी। जैसा कि बताया वही सारे स्टेप्स में बार बार फॉलो कर रहा हूँ कि
बनाने के बाद उसके ऊपर इक्वेशन जरूर लिख देना। दिस इज 7x + 9y = 63। ये मैंने लिख दिया। अब आपको सिर्फ एक काम करना है, या तो उस लाइन के नीचे का पोर्शन होगा या तो लाइन के ऊपर का पोर्शन होगा। तो स्नेहा बताएगी कि सर इसमें 0,0 डालेंगे तो 7 × 0 9 × 0 ये आ जाएगा 0 ≤ 63। क्या ये ट्रू है? क्या 0 < 63 होता है? यस, यस, ये ट्रू, ये ट्रू है। ये ट्रू है तो हम ओरिजिन की तरफ वाला पोर्शन लेंगे। तो ओरिजिन कहाँ है? नीचे की तरफ है, तो हम नीचे की तरफ वाला पोर्शन लेंगे। तो ध्यान से देखिए, हम ये नीचे की तरफ वाला पोर्शन अभी जस्ट मैंने लिया है, ये नीचे की तरफ वाला पोर्शन, नीचे की तरफ, ये बच्चों मैंने लिया। उसके बाद यहाँ पर आपको कंफ्यूजन है कि सर x < 6 इसको कैसे चेक करते हैं। तो बेटा सबसे पहले तो आप इसको एक इक्वेशन की तरह ट्रीट करेंगे। तो ये x = 6 लाइन होगी, और x = 6 लाइन को ड्रॉ करना क्लास 9th में आपको बताया जाता है कि x = 6 लाइन जो भी होगी वो y एक्सिस के पैरेलल होगी। तो y एक्सिस के पैरेलल लाइन आप बनाइए। तो y को एक्सिस के पैरेलल लाइन, अगर x = 6 है तो y एक्सिस के पैरेलल होगी, अगर y = 6 है तो x एक्सिस के पैरेलल होगी। ये तो x = 6 है ना, तो y एक्सिस के पैरेलल होगी। तो y एक्सिस के पैरेलल लाइन बनाइए और 6 से पास करते हुए। तो देखिए बच्चों, मैंने आपके सामने जस्ट अभी एक लाइन बनाई है, उसी का नाम है x = 6। अब आप पूछेंगे इसके लेफ्ट का पोर्शन होगा कि राइट का पोर्शन होगा, क्योंकि इसके दो रीजन बन गए। तो हमने कहा वंस अगेन वही सेम काम करो, इसमें 0 डालो। तो कहोगे सर 0,0 में y तो है ही नहीं इसमें, तो हमने कहा x तो है ना, तो x की जगह 0 डाल दो। तो 0 < 6, क्या ये ट्रू है कि फॉल्स? तो कहोगे सर ये ट्रू है। अगर ट्रू है तो हम ओरिजिन की तरफ वाला पोर्शन लें, यानी कि हम इस लाइन के लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन लें। ये बोलो भाई, समझ में आया? तो अभी कोई ऐसा बच्चा है जिसको x = 6 ड्रॉ करने नहीं आता है तो मेरे को बता दे। x = 6 ड्रॉ करना मैं उसको अभी भी सिखा दूंगा। उसके बाद x < 0 y < 0, इसका मतलब आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहना है। तो बच्चों अब आपको सॉल्यूशन देखना है कि सॉल्यूशन कौन सा है, सबका कॉमन रीजन चेक करना चालू करिए। तो रेड के नीचे, ब्लू के ऊपर, ब्लैक के लेफ्ट हैंड साइड। ये नहीं बच्चों आपका कॉमन रीजन मेरे को तो दिखाई दे रहा है, शायद आपको भी अब दिखाई दे रहा होगा, तो मैं इसको ट्रेस करता हूं। ठीक है, सभी बच्चे अपनी कॉपी में बना सकते हैं, उनसे बनेगा भी। तो इस तरीके से आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है, ये बन गया। अब आप क्या करिए, इसकी थिकनेस बढ़ा लीजिए, थिकनेस बढ़ा करके जल्दी जल्दी आंसर शेड करिए। और थिकनेस बढ़ा सकते हैं तो और भी बढ़ा लीजिए। तो बच्चों ये आप भी रीजन ड्रॉ कर सकते हैं। दिस इज द कॉमन रीजन। आंसर आपका आ गया, ये आंसर मैंने निकाल के दे दिया। अब बच्चों जैसा कि मैंने बताया था कि लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे हर जगह इक्वल का भी साइन है, इसलिए जितनी भी लाइंस हैं आप वो भी इंक्लूड करेंगे। तो लाइंस कॉमन रीजन में जितनी भी आपको दिखाई दे रही है वो सब इंक्लूड करते जाएंगे आप, और आपका एक फाइनल सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। दिस इज योर फाइनल सॉल्यूशन। तो समझ में आ गया आपको? तो किसी को कोई प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में? तो वेदिका, यस और नो? समझ में आया? यस सर। ओके। अच्छा, मैत्री भी तो पिछली क्लास में नहीं थी, मैत्री तुम्हें समझ में आ गया कि बताना है दोबारा? नो सर, समझ में आ गया। आ गया समझ में। तो बेटे जोया किसके स्कूल में, आपके स्कूल में कि शीलिंग हाउस में? यस सर, शीलिंग हाउस में है। अच्छा, तो आपको बता देना, उसको बताया कि नहीं उसको?
आपस में तुम लोग एक दूसरे को इन्फॉर्म कर दिया करो, क्या पता उसने देखा ही ना हो। ओके सर। तो बच्चों ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा। सुयश बेटा आपको भी आ गया होगा बनाने, किस तरह से ट्रेस करते हैं। तो ट्रेसिंग सभी बच्चों को समझ में आ गई होगी 100% अच्छी तरीके से, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम लोग यहाँ से आगे और कंटिन्यूएशन में ले रहे हैं, दूसरे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, हम लोग आगे कंटिन्यूएशन में ले। ओके, लेट्स स्टार्ट विद, हम लोग ने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लिया है। अभी हम लोग के पास कुछ और भी काम है, वो भी आपको समझने पड़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आपके पास कुछ कंसेप्ट्स मैं और भी बढ़ा रहा हूँ, वो भी समझने की कोशिश करिएगा। ओके बच्चों, आपके पास एक छोटी सी इक्वेशन में लिख रहा हूँ। सबसे पहले देखिए जरा ध्यान से, जैसे मैंने लिखा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। सभी बच्चे ध्यान दें यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो मैंने कहा y जीरो कब कब हो सकता है। मैंने आपसे पूछा कि y की वैल्यू जीरो कब आएगी, तो आप कहोगे सर हम इसके फैक्टर कर लेते हैं। इसके फैक्टर करेंगे तो फैक्टर्स करके हम इसके जीरोस निकाल लेंगे, और सर इसके जीरोस आएंगे -2 और -3। इसमें -2 पुट करेंगे तो y जीरो आएगा, -3 पुट करेंगे तो y जीरो आएगा। दैट मीन्स इससे ज्यादा तो सॉल्यूशंस या इससे ज्यादा तो जीरोस होंगे नहीं, क्योंकि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो मैक्सिमम 2 ही जीरोस या 2 रूट्स हो सकते हैं। आप लोग जीरोस को रूट्स भी कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमें इनके ग्राफ ट्रेस करने का आइडिया होना चाहिए। किसके? पॉलिनोमियल्स। दिस इज कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। और अगर आप इसका ग्राफ ट्रेस करना चाहते हैं तो ग्राफ ट्रेस करने का एक बेसिक आइडिया ये होता है, शायद आपने देखा भी होगा, जितने बच्चे क्लास 9th 10th से पढ़ करके आए हैं तो आपने ऐसे ग्राफ देखे हैं। आपके पास ऐसे ग्राफ बन जाते थे और आपसे पूछा जाता था कि बताओ नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। पूछा जाता था ना, तो आप नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे निकालते थे? आप कहते थे जहां पर y जीरो होगा वही पॉलिनोमियल का जीरो होगा, क्योंकि आपने अभी तो बताया कि y जीरो कहां पर होगा, वो इसके फैक्टर्स पे होगा। इसके फैक्टर्स क्या है? -2 डालोगे तो जीरो होगा, -3 डालोगे वो जीरो होगा। यानी -2 क्या है? इसका एक रूट है जिसको आप अल्फा भी कह सकते हैं। -3 क्या है? इसका एक रूट है जिसको आप बीटा भी कह सकते हैं। तो ये रूट्स पे ही तो y जीरो होता है। तो अगर आपसे पूछा जाता था कि बताइए कि इस ग्राफ को देख करके कि ये ग्राफ के कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं, तो आप कैसे दिखाते थे? आप कहते थे ये ग्राफ जितनी बार भी एक्स एक्सिस को कट करेगा वहीं पर y जीरो होगा, और वहां पे जो x की वैल्यू होगी वही इसके नंबर ऑफ जीरोस कहलाएंगे। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं वेदिका? 2। कितने हैं? 2 हैं। बोलो बात ये समझ में आती है सभी बच्चों को? तो आप लोग ने क्या इस तरह के ग्राफ देखे भी होंगे? आप लोग को और रैंडमली ग्राफ भी बना करके ऐसे दिए जा चुके हैं। कैसे ग्राफ और भी बनाए जाते थे? आप लोग को इस तरह से ग्राफ भी दिए गए थे कि आप लोग ऐसे 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 कैसे करके भी दिया जा सकता है, और इस पॉलिनोमियल के भी नंबर ऑफ जीरोस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो समृद्धि, इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे बेटा? तुम कहोगी 1 2 3 4, यानी जितनी बार भी एक्स एक्सिस को ये कट करेगा वो उसके क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ जीरोस। तो बच्चों आपको पहले ये बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि ग्राफ आपका जितना भी एक्स एक्सिस को कट करेगा जितनी बार भी, वही उसके नंबर ऑफ जीरोस होंगे। अब ये ग्राफ का ट्रेंड बनता कैसे है? क्योंकि ये ग्राफ का ट्रेंड आपके अकॉर्डिंग सर ऐसे भी ट्रेंड हो सकता है ग्राफ का ट्रेंड, और ग्राफ का ट्रेंड ऐसे भी हो सकता है। दोनों तरह के ट्रेंड हो सकते हैं। अब इन ट्रेंड्स को समझने के लिए हमें थोड़ी सी थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। तो लेट्स स्टार्ट विद द ग्राफिकल थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। द ग्राफिकल थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ओके, तो कैसे पढ़ेंगे बच्चों? सबसे पहले हम यहाँ पे केसेस बनाते हैं और उससे आपके पास एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट जनरेट होगा, और वो रिजल्ट हर तरह के एग्जाम में बनता है। लेट्स स्टार्ट विद
जैसे बच्चों आपके पास एक एक्सप्रेशन दिया है y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। आप क्या कहते हो कि किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का अगर x स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है और उसका डिस्क्रिमिनेंट भी पॉजिटिव, तो आप किस बात से श्योर हो जाते कि डिस्क्रिमिनेंट अगर पॉजिटिव है मतलब ग्रेटर देन 0 है, तो आप क्या कहते हो? आप कहते हो सर इस इक्वेशन के, इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के दो रियल और डिस्टिंक्ट रूट होंगे। क्या ये सभी लोग जानते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। किसी को ऐसा कंफ्यूजन जिसको डिस्क्रिमिनेंट क्लास 9 10th में अभी भी ना पढ़ा हो, या हो सकता है आपको किसी ने पढ़ाया ना हो अभी तक, ऐसा कोई बच्चा जिसको डिस्क्रिमिनेंट का आइडिया नहीं है, तो मैं आपको बता सकता हूँ। क्या अनुष्का आपको समझ में आया कि व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट? यस सर। ओके, स्नेहा तुमको पता है डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट टेल्स अस द नेचर ऑफ रूट्स, आपको पता है? यस सर। ओके, तो ये सभी के स्कूल्स में होता है, चाहे वो सीबीएसई का स्कूल हो चाहे वो आईसीएसई का स्कूल हो, सभी के स्कूल में होता है। फिर भी अगर आपको आपके टीचर में ना बताया हो तो आप हमको बता देना, मैं आपको बता दूंगा दोबारा। तो बच्चों मैं यहाँ पर क्या करने जा रहा हूँ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने जा रहा हूँ। आपको सबसे पहला केस बना करके बता रहा हूँ कि पहले केस का कैसा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। तो सबसे पहले बच्चों आपको ये ध्यान देना होगा कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो इस तरह के ग्राफ्स का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से होगा। तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बच्चों कुछ इस तरह से होगा। इसके दो रूट्स होंगे, रूट्स के नाम भी आप देख सकते हैं, x इक्वल टू अल्फा, x इक्वल टू बीटा। दिस इज द फर्स्ट केस। सेकंड केस बच्चों क्या बन सकता है? आपने फिर से वही क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ले लिया, और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लेने के बाद आपने क्या किया? आपने कहा कि सर इसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है लेकिन डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। तो स्नेहा आपको पता होगा कि डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 का क्या मतलब होता है? क्या होता है बेटा? टू रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स। यस, इसका मतलब होता है टू रियल एंड इक्वल रूट्स। इसका मतलब अब आपको यहाँ पर दो डिस्टिंक्ट रूट्स नहीं मिलेंगे, दो सेम रूट्स मिलेंगे। अब जब दो सेम रूट्स होंगे तो ग्राफ कैसे बनेगा बच्चों? ये ओपनिंग अपवर्ड्स होगा, यानी ऊपर की तरफ इसका मुंह खुलता है तो ओपनिंग अपवर्ड्स कहते हैं, नीचे की तरफ मुंह खुलता है तो ओपनिंग डाउनवर्ड्स कहते हैं। ये डिपेंड करता है एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट पे। तो अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो ओपनिंग अपवर्ड्स, नेगेटिव है तो ओपनिंग डाउनवर्ड्स। तो अभी थोड़ी देर में आपको और भी बातें क्लियर होंगी, इसलिए हमारे साथ बने रहिए। तो बच्चों ये ग्राफ का पैटर्न d इक्वल टू 0 के लिए जैसे ही मैंने आपको समझाया तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये दोनों ही रूट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब बच्चों हमारे लिए जो थर्ड केस है वही बहुत इंपॉर्टेंट है और वो आपको काफी आगे तक ले चलना होगा। दिस इज द थर्ड केस। थर्ड केस के लिए मैं इस ग्राफ को वापस एक्सटेंड कर देता हूं और भी। तो रेडी फॉर द थर्ड केस। द थर्ड केस इज, वेदिका को पता है थर्ड केस। वेदिका कहती है कि सर अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, और अगर आपसे पूछा जाए सर कि यहाँ पर अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है और डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव, तो वेदिका क्या कहती है? वेदिका कहती है सर इसके कोई भी रूट नहीं होंगे। हम लोग लिखते हैं सर नो रियल रूट्स। क्या लिखते हैं? नो रियल रूट्स। तो मेघांशी आपको याद है कि इसमें नो रियल रूट्स होता है, मतलब अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता है तो कोई भी रियल रूट नहीं होता। बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर नेगेटिव होता है तो कोई भी रियल रूट उसका नहीं होता। इसमें किसी बच्चे को प्रॉब्लम? अनुष्का, मैथिली, मेघांशी, समृद्धि, स्नेहा, सुयश, वेदिका? नो सर। ओके, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो अगर प्रॉब्लम नहीं है तो बेटा इसका ग्राफ बनाओ। क्योंकि सर ग्राफ कैसे बनाए, क्योंकि एक्स एक्सिस को तो ये एक बार भी कट नहीं करेगा, क्योंकि कट कर देगा तो उसके रियल रूट्स बन जाएंगे। हमें तो सर एक भी रूट नहीं चाहिए, तो सर एक भी रूट नहीं चाहिए तो ग्राफ को बिना एक्स एक्सिस को कट के निकाल दो। ये कैसे बना? ग्राफ एक्स एक्सिस को बिना कट किए मैंने निकाल दिया एज इट इज, ये देखो निकाल दिया। तो ये केस बच्चों हमारे काम का है, पता है क्यों? क्योंकि इस केस में एक ऑब्जर्वेशन होता है। कहोगे सर क्या ऑब्जर्वेशन होता है? ऑब्जर्वेशन ये होता है कि अगर हम कोई भी एक्स डालें, एक्स समझते हो एक्स का क्या होता है? एक्स मतलब एक्स एक्सिस पे जो एक्स होता है उसकी बात कर रहे हैं। अगर हम कोई भी एक्स डालें तो
कोई भी x डालने पर आपको यहां पर क्या ऑब्जर्वेशन मिल रहा है, कोई बच्चा बता सकता है? क्योंकि सर अगर हम यहां से x डालते हैं तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव मिलती है, यहां से x डालते हैं तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव मिलती है, ओरिजिन डालते हैं तो भी इसकी वैल्यू पॉजिटिव मिलती है, लेस देन 0 x डालते हैं तो भी वैल्यू इसकी पॉजिटिव मिलती है, यहां से x डालते हैं तो भी इसकी वैल्यू पॉजिटिव मिलती है, यहां से x डालते हैं तो भी इसकी वैल्यू पॉजिटिव मिलती है। क्योंकि सर ये तो एक बहुत खास केस समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है? उस बात को लिख सकते हो? समृद्धि बताएगी। समृद्धि कहेगी कि सर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में अगर एक कंडीशन आपको दिखाई दे, क्या कि इसका a भी पॉजिटिव है और d भी नेगेटिव है, अगर ये दोनों कंडीशन एक साथ होल्ड करें तो सर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c क्या होता है? ऑलवेज पॉजिटिव होता है। क्या होता है? ऑलवेज पॉजिटिव होता है। किसके लिए? फॉर एवरी, दिस इज द साइन ऑफ फॉर एवरी x बिलोंग टू रियल नंबर, या उसको आप क्या लिख सकते हैं? x बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, क्योंकि रियल नंबर्स का मतलब एक नंबर लाइन है जिसमें माइनस इंफिनिटी से लेकर के प्लस इंफिनिटी तक हम जितने भी नंबर डालेंगे ये एक्सप्रेशन क्या होगा? ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो बच्चों दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक केस कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ध्यान से देखिएगा क्या बता रहा हूं मैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर एवरी x बिलोंग टू रियल नंबर व्हेन a इज पॉजिटिव d एंड नेगेटिव। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास कभी कभी इस तरह की इनइक्वेशंस आ जाएं, मैं आपकी स्क्रीन पे लिख रहा हूं, तो आप हमसे ये मत कहना कि सर आपने क्वेश्चन ही गलत दिया है। दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लाइक दैट। मैंने आपको ये क्वेश्चन दे दिया, ध्यान से देखिए, मैंने अभी आपको एक जस्ट क्वेश्चन दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अगर आप इसका a देखें तो वो पॉजिटिव है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a क्या है? पॉजिटिव 1 है, वो 1 0 से बड़ा होता है। d क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac, तो कोएफिशिएंट d भी क्या है? 1 माइनस 4 माइनस 3 लेस देन 0 है। और मैं अगर आपसे पूछूं कि आपको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0 का सॉल्यूशन सेट बताना है, क्या बताना है? सॉल्यूशन सेट बताना है। तो समृद्धि बता सकती हो कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का सॉल्यूशन सेट क्या होगा अगर ये पॉजिटिव है? तो तुम कहोगी सर ऑल रियल नंबर्स, यानी x belong to all real numbers. This is the solution set of this inequality, या उसको आप माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी भी लिख सकते हो। ठीक है, कितने बच्चों को ये समझ में नहीं आया? कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ में ना आया हो तो वो हमसे दोबारा पूछ सकता है। अनुष्का, ओके, कौन सा बच्चा? सर मेघांशी को नहीं आया। यस, तो मेघांशी तुमने तो क्लास 10th में डिस्क्रिमिनेंट के बारे में पढ़ा ही है। व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट? तो बेटा डिस्क्रिमिनेंट के 3 केसेस बताए जाते हैं। फर्स्ट केस क्या होता है कि डी पॉजिटिव है तो आप कहते हैं 2 रियल एंड इक्वल रूट्स, डी नेगेटिव है तो आप कहते हैं नॉन रियल रूट्स। डी अगर नेगेटिव होता है तो क्या होता है? नॉन रियल रूट्स होता है। तो बच्चों मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि सबसे पहले अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो आप सबसे पहले इस स्टैंडर्ड को समझिए, जो स्टैंडर्ड सबसे लास्ट में आपकी स्क्रीन पे ब्लिंक कर रहा है। क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ग्रेटर देन 0, ये स्टैंडर्ड आपका ब्लिंक कर रहा है। तो मेघांशी ये समझो कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अगर आपसे पूछा जाए कि ये पॉजिटिव कब होगा, तो तुम कहोगे सर ये पॉजिटिव ऑलवेज तभी हो सकता है जब इसका a पॉजिटिव हो और d नेगेटिव हो। अगर ऐसा होगा तो सर ये हर x के लिए क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और ऐसा आपको ग्राफ में भी तो नजर आ रहा है। ये देखो आपके सामने ग्राफ कैसा बना है, उस ग्राफ को हम बना के दिखाते हैं, क्योंकि आप ही ने तो कहा कि उसका d क्या है? नेगेटिव है, और d नेगेटिव होने के केस में ग्राफ कैसे बनता है? मैंने तो ग्राफ अभी बना के दिखाया कि ग्राफ एक्स एक्सिस को बिना कट किए निकल जाए,
जब ग्राफ एक्स एक्सिस को बिना कट किए निकल जाएगा तो आप कोई भी एक्स उठा लो, कोई भी एक्स उठाओ मेघांशी। जैसे आपने 0 उठा लिया, 1 उठा लिया, 2 उठा लिया, 3 उठा लिया, -1 -2, ऐसे करते करते आपने कोई भी नंबर ले लिया, तो उसमें आपने क्या चेक किया? आपने चेक किया कि हर एक्स पर उसकी वैल्यू क्या आ रही है? पॉजिटिव आ रही है। क्या आ रही है? पॉजिटिव आ रही है। देखो मेघांशी, पॉजिटिव आ रही है। पॉजिटिव का मतलब Yes, sir. क्या होता है? 0 से बड़ी। नेगेटिव का मतलब क्या होता है? 0 से छोटी। तो ये पॉजिटिव वैल्यू कब एग्जिस्ट कर रही है? जब इस एक्सप्रेशन का क्या पॉजिटिव है? कहोगे सर ए पॉजिटिव है और डी नेगेटिव है। डी नेगेटिव का मतलब वो बिना एक्स एक्सिस को कट किए निकल गया, और ए पॉजिटिव का मतलब ओपनिंग अपवर्ड्स। ओपनिंग अपवर्ड्स मतलब उसका मुंह ऊपर की तरफ खुलता है, उसको हम लोग ओपनिंग अपवर्ड्स कहते हैं। ओके, तो मेघांशी तुमको समझ में नहीं आया तो हम दोबारा बताएं। सर आ गया। आ गया। तो बच्चों, अगर आपके पास, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास दे दिया जाए x² + x + 1 > 0 और आपसे पूछा जाए कि इसका सॉल्यूशन सेट बताओ, तो उसका सॉल्यूशन सेट आप क्या बोलोगे? x बिलोंग टू -∞ से +∞। क्यों बोलोगे इसका ऐसा सॉल्यूशन सेट? क्योंकि ये हर x पर क्या है? पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि इसका a पॉजिटिव है और d नेगेटिव है। पहले आप चेक कर लेना कि a पॉजिटिव d नेगेटिव अगर होल्ड करता है तो उसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा? ऑल रियल नंबर्स। ऑल रियल नंबर्स का मतलब -∞ से लेकर के +∞ तक सारे। तो बच्चों, दिस इज द स्पेशल टाइप ऑफ इनइक्वालिटी जो आपको कई जगह नजर आएगी और आपको क्वेश्चन करने में तकलीफ होने लगेगी अगर आप इस कंसेप्ट को नहीं जानते। तो कितने लोगों को अभी भी कंसेप्ट नहीं समझ में आया, वो मेरे को बताएं। तो लेट्स कंफर्म विद अनुष्का। Yes, sir. मैत्री, मेघांशी, समृद्धि, स्नेहा, सुयश, वेदिका, अरे जोया भी आ गई। तो जोया, तुम्हें को समझ में नहीं आया होगा अभी, तुमको, तुम अभी अभी आई हो, Yes, sir. नहीं समझ में आया ना? Yes, तो sir. हाँ, तो बेटा तुम थोड़ा सा टाइम पे आ जाती तो चलो, तुम एक काम करना, इससे पहले वाले टर्न की रिकॉर्डिंग देखी थी? बेटा रिकॉर्डिंग से ज्यादा समझ में नहीं आता है, लाइव क्लास आपको ज्वाइन करनी पड़ेगी। अगर रिकॉर्डिंग से काम चल जाता हो तो रिकॉर्डिंग तो पूरे गूगल, क्या पूरे यूट्यूब में पड़ी है रिकॉर्डिंग, पूरे संसार में रिकॉर्डिंग पड़ी है। मेरी पड़ी है, महात्मा गांधी की पड़ी है, मोदी जी की रिकॉर्डिंग पड़ी है, हर स्पीच की रिकॉर्डिंग पड़ी है। रिकॉर्डिंग से काम नहीं बनता है जब तक आप लाइव क्लास नहीं अटेंड करोगे, Okay, है ना? sir. तो लाइव क्लास बेटा आपको अटेंड करनी ही पड़ेगी, रिकॉर्डिंग उसका कोई ऑप्शन होता ही नहीं है। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. तो जोया भी तुम क्लास में बनी रहो, तुमको अभी हम आगे हम टॉपिक चेंज कर रहे हैं तो वहां से तुमको समझ में आना चालू हो जाएगा। तो सभी बच्चों के लिए क्या यहाँ तक समझ में आ गया सर बच्चे को? समृद्धि, तुमको बेटा समझ में आया? Yes, sir. अच्छा, तो अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है। तो बच्चों, हम लोग यहाँ पर क्या क्या सीखा अभी हम लोग ने सीखा है काफी सारी बातें। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनइक्वालिटीज, ये आपको 100% अब तक समझ में आ गया होगा कि इनइक्वालिटीज का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो आप 100% कर सकते हो किसी भी लेवल पे। ठीक है? तो बच्चों, अब हम लोग दूसरे कंसेप्ट्स की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि जरा दूसरे कंसेप्ट्स की तरफ बढ़ रहे हैं। क्लास में बने रहिएगा, आपको आनंद पूरा आएगा, आनंद आते रहिएगा। यस बेटा बताइए। सर फर्स्ट केस का ग्राफ दिखा दीजिए एक मिनट। फर्स्ट केस का ग्राफ, ये देखो फर्स्ट केस का ग्राफ है। मतलब फर्स्ट केस कौन सा? अच्छा ये ग्राफ, हाँ हाँ बिल्कुल, ये देख लीजिए। ओके, आराम से बनाइए, तब तक मैं आपसे बातचीत करता हूँ। तो बच्चे, आप लोग ये जरूर याद रखिएगा कि रिकॉर्डेड लेक्चर किसी काम के नहीं होते हैं। अगर रिकॉर्डिंग ही सब काम कर रही होती तो फिर ये सारी क्लासेस होती ही नहीं। रिकॉर्डिंग काम नहीं करती है, रिकॉर्डिंग्स का कोई ऑप्शन नहीं होता है। जब तक आप लाइव क्लास नहीं अटेंड करेंगे, अपने डाउट्स नहीं पूछेंगे, तो आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि करना क्या है उसमें। तो बच्चों, आपके सामने ये केसेस हैं।
इन केसेस में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत है तो मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ा सा भी आपको और समझा देता हूँ ताकि आपके डाउट्स और क्लियर हो जाए। लेट्स से मैं इसको थोड़ा सा और बताता हूँ, वेट करो बच्चों। आपके सामने एक मैंने फिर से एक एक्सप्रेशन लिखने जा रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। मैंने लिखा y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और मैंने कह दिया यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है a वो नेगेटिव है, ठीक है, और इसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है। कहोगे सर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो उसका मतलब आपने बताया था कि ये जो ग्राफ होता है, ये ग्राफ होता है ओपनिंग डाउनवर्ड्स। ओपनिंग डाउनवर्ड्स मतलब उसका मुंह नीचे की तरफ खुलेगा। लेकिन d ग्रेटर देन 0 तो जोया जानती ही है कि सर d ग्रेटर देन 0 तो मेरे को पता है कि अगर d ग्रेटर देन 0 होता है दैट मींस b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होता है, तो इसका मतलब सर दो रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं। इतना तो सर मैंने पढ़ा है, लेकिन सर जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसके बारे में मेरे को आइडिया नहीं है, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ जोया कि अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर नेगेटिव होता है तो ओपनिंग डाउनवर्ड्स ग्राफ होता है। वो ग्राफ किसका होता है? वही पॉलिनोमियल का। कैसे बनता है उस पॉलिनोमियल का ग्राफ? लाइक दिस, ये देखो। तो अगर आप इस केस का ग्राफ बनाएंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो ये आपके रूट्स हो गए, एक रूट है x इक्वल टू अल्फा, एक रूट है x इक्वल टू बीटा। तो इस केस का ग्राफ ये हो गया। बोलो समृद्धि, समझ में आया ओपनिंग डाउनवर्ड्स का मतलब? यस सर। अगर y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हो और आपके पास फिर से आ जाए कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है और डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 है, तो यहां पर मेघांशी बताएगी कि सर इसमें कोई खास काम नहीं होगा, इसमें ओपनिंग डाउनवर्ड्स ग्राफ होगा, यानी उसका मुंह नीचे की तरफ खुलेगा, और d इक्वल टू 0 का सर मतलब होता है कि उसका दोनों रूट सेम होता है। मतलब आप कह दीजिए कि d इक्वल टू 0 का मतलब टू सेम रूट्स होते हैं ना, टू रियल एंड इक्वल रूट्स, तो यार बच्चा जानता है। तो ये दोनों रूट सेम हो जाएंगे, यानी ग्राफ दो बार एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा अलग अलग जगह, एक ही बार कट करते हुए या टच करते हुए निकल जाएगा, क्योंकि उसके इक्वल रूट्स होते हैं। थर्ड केस क्या होगा? थर्ड केस इज वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड केस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है और डी भी नेगेटिव है, यानी कि ओपनिंग डाउनवर्ड्स ग्राफ है। कैसा ग्राफ है? ओपनिंग डाउनवर्ड्स ग्राफ है, और ये ग्राफ क्या कर रहा है? कोई भी रियल रूट नहीं दे रहा है, क्योंकि इसका डी क्या है? नेगेटिव है। तो तुम कहोगे सर ओपनिंग डाउनवर्ड्स होगा और एक्स एक्सिस को बिना कट किए निकल जाएगा, ठीक है। और जब बिना कट किए निकल जाएगा तो ग्राफ तो ऐसे ही बनेगा। और इस केस की क्या खास बात होगी? अगर आप कोई भी एक्स उठा करके उसमें डालते हैं तो उसकी वैल्यू कैसी आएगी? पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। नेगेटिव। 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 जब वैल्यू नीचे की तरफ होती है, ओरिजिन के नीचे मतलब नेगेटिव, ओरिजिन के ऊपर मतलब पॉजिटिव। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ऐसे केस में अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव हो गया है तो ऐसे केस में आपके पास जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ऑलवेज नेगेटिव हो जाएगा। तो बच्चों अगर आपके पास कुछ ऐसा केस बन जाए एग्जाम में कि आपके पास लिखा हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c नेगेटिव, तो वो नेगेटिव कब हो सकता है? कब होगा? जब उसका a नेगेटिव हो और d भी नेगेटिव हो। तो ऐसे केस में इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा? x बिलोंग टू ऑल रियल नंबर्स। तो ये हर रियल नंबर्स के लिए नेगेटिव वैल्यू भी दे सकता है, लेकिन पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि उसका a भी नेगेटिव हो और d भी नेगेटिव हो। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट केस, और आपको ये पता होना चाहिए, इसलिए मैं इसको बॉक्स में अगेन बंद कर देता हूं, जिसको आप लेटर ऑन अपने क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आया यहाँ तक? Yes, sir. ओके। तो लेट्स स्टार्ट विद जो है, अब आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ,
ओके बच्चों, तो यहाँ तक आपको पूरा नीट एंड क्लीन क्लियर हो गया होगा। इसको फिर हम लोग बाद में क्वेश्चन में अप्लाई करना आपको सिखाएंगे किस तरह से अप्लाई किया जाता है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द योर टेक्स्ट बुक। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग टेक्स्ट बुक से थोड़ा बहुत देखते हैं, जैसा कि मैंने आपको भी टेक्स्ट बुक थोड़ी सी दिखाई थी। तो लेट्स स्टार्ट विद सेट्स। तो जोया आपको यहाँ से पूरा समझना पड़ेगा, यहाँ से पूरा आपको समझ में आएगा कि सेट्स को किस तरह से करना है। Okay, sir. तो लेट्स स्टार्ट विद सेट्स। सेट्स के बारे में हम लोग देखते हैं कि सेट्स किस तरह से लिखे जाते हैं, क्या इसका रिप्रेजेंटेशन होता है, व्हाट इज द सेट। तो बच्चों ये धीरे धीरे आपको क्लियर होगा, लेकिन पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सेट क्या होता है? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है। सबसे पहले हर बच्चा अपनी कॉपी में लिखे कि व्हाट इज सेट और उसका आंसर लिखे, अ सेट इज द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। हर बच्चा अपनी कॉपी में लिखे, a set is a well defined collection of objects। ठीक है, सबसे पहले सभी बच्चे अपनी कॉपी में लिखें, a set is a well defined collection of objects। ओके बच्चों, तो यहां पर थोड़े से रिप्रेजेंटेशन आपको पता होने चाहिए। जैसे n किसका सिंबल होता है? n सिंबल होता है नेचुरल नंबर्स का। ये मैंने स्क्रीन बड़ी कर दी है। n किसका सिंबल होता है? नेचुरल नंबर्स का। आई थिंक आपको नेचुरल नंबर में प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपको ऐसा पढ़ाया जाता था क्लास 9-10 में कि रियल नंबर्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है रैशनल नंबर, एक होता है इररेशनल नंबर। इस तरह से पूरी कैटेगरी बनाई जाती थी। तो वहां पे ये सब बताया जाता था कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, वो होते हैं 1 2 3 4 5 6 लाइक दैट। तो नेचुरल नंबर को अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं एज अ सेट, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरह से हम कर्ली ब्रैकेट्स का यूज करते हैं। दिस इज द कर्ली ब्रैकेट्स। और अगर हम आपसे पूछे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो आप कहोगे दिस इज 1 2 3 4 5 लाइक दैट। दिस इज द, ये चलता चला जाएगा। तो बच्चों आपको अभी तो नॉर्मल सा सिंबल समझना है कि n रिप्रेजेंट करता है, कैपिटल N, सेट ऑफ नेचुरल नंबर को या कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स को। z क्या रिप्रेजेंट करता है? z बच्चों रिप्रेजेंट करता है द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। q रिप्रेजेंट करता है द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। r रिप्रेजेंट करता है द सेट ऑफ रियल नंबर्स। z प्लस रिप्रेजेंट करता है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स आप जानते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स जैसे 0 1 2 3 4 5 6 लाइक दैट। अगर आप सिर्फ इंटीजर्स कहते हैं तो उसमें -5 -6 -3 0 1 2 3 सब आ जाएगा इंटीजर्स में। लेकिन अगर आप पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं तो उसमें क्या क्या आएगा? 0 1 2 3 यहां से स्टार्टिंग। Q प्लस का मतलब सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, R प्लस का मतलब सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो बच्चों अब मैं आपको डिफाइन करूंगा कि सेट के क्वेश्चंस किस तरह से समझे जाते हैं और उसका रिप्रेजेंटेशन किस तरह से किया जाता है। पहले हम लोग समझते हैं कि ये क्वेश्चंस करके और इनका जवाब मैं आपसे ही पूछूंगा कि ये सेट है कि नहीं। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद लेटर J, क्या ये सेट है कि नहीं है? अगर मैं आपसे पूछता हूं, जैसे इस क्लास में मान लो वेदिका बैठी है, मैंने वेदिका से पूछा कि वेदिका ये बताओ कि मंथ में ऐसे कौन से ईयर है, ईयर में ऐसे कौन से मंथ है जो जे से स्टार्ट होते हैं। तो वेदिका कहेगी सर जैन है, जून है, जुलाई है, और भी कोई होता है? और नहीं होता कोई। तो वेदिका का आंसर ये था। मैंने दूसरे बच्चे से पूछा, मान लो मैत्री से पूछा, मैत्री ये बताओ कि ऐसे मंथ्स का कलेक्शन बताओ ईयर में जो जे से स्टार्ट होते हैं। तो मैत्री ने भी यही बताया, कहते हैं सर जनवरी हो सकता है, जून हो सकता है, जुलाई हो सकता है। मैत्री ने भी सेम जवाब दिया। तो आप ये बताओ क्या दोनों के जवाब वेल डिफाइंड है कि नहीं है? मतलब ऐसे जवाब तो है नहीं जिसको पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहे हैं। क्या ये जवाब इनके पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। वेदिका भी वही जवाब दे रही है, मैत्री भी वही जवाब दे रही है, स्नेहा भी वही जवाब दे रही है। जब
पर्सन टू पर्सन सबके जवाब सेम हो, तो इसका मतलब वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सेट। तो द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? एक सेट को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ये क्या है? वेल डिफाइंड है, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। इसका पर्सन टू पर्सन आंसर अलग अलग नहीं है, वो सेम है। दूसरा पार्ट, चलो बच्चों दूसरे पार्ट की तरफ ध्यान देते हैं। पहला वाला तो सेट है, तो उसकी तरफ हम यस लिख देते हैं। दूसरे वाले पार्ट की तरफ चलते हैं। दूसरे वाले पार्ट की तरफ आ जाइए बच्चों। दूसरा वाला पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। क्या ये वेल डिफाइंड है कि पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा? ओके, It will vary. हाँ ये वेरी करेगा। इसका आंसर सभी बच्चों का सेम नहीं होगा, क्योंकि पता पड़ा मैं आपसे पूछूं कि आपको सबसे अच्छा क्रिकेटर कौन लगता है, तुम कहोगे सर सचिन। पता पड़ा दूसरे बच्चे ने कह दिया नहीं सर धोनी। तो सबके जवाब अलग अलग हैं। उसी तरीके से यहाँ पे जो कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया है, उसमें भी सबके जवाब अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है फोर्ब्स की मैगजीन निकले, उसमें जवाब कुछ और हो। इकोनॉमिक टाइम्स निकले, उसमें जवाब कुछ और हो। तो ये वेरी करता रहेगा हर जगह। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 10 मोस्ट टैलेंटेड आपके अकॉर्डिंग अलग है, हमारे अकॉर्डिंग अलग है। आपने कहा 10 बेस्ट टीचर, अब पता पड़ा तुम हमसे पढ़ते हो तो कहोगे हमारे सर ज्यादा अच्छा है, वो फ्री में भी पढ़ाते हैं तो वो ज्यादा अच्छे हैं। दूसरा टीचर, पता पड़ा तुमने दूसरे टीचर को पकड़ा, कहोगे नहीं नहीं वो ज्यादा अच्छा नहीं है। तो मतलब सबके जवाब वेरी कर रहे हैं। तो ये भी एक पॉइंट होता है, जब पर्सन टू पर्सन जवाब आपका वेरी करने लगे तो वो उसका मतलब वेल डिफाइंड नहीं है, इसका मतलब वो सेट नहीं है, तो इसका आंसर हो गया नो। तीसरा, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। तो अनुष्का तुम बता सकती हो ये सेट है कि नहीं है? नहीं sir. ओके, अनुष्का का जवाब है नो। तो अनुष्का बस ये देख लेना तुम्हारा इंटरनेट प्रॉपर काम कर रहा हो, वरना तुम्हारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। ओके, फोर्थ, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। इसका जवाब हम लोग देखते हैं। ओके, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, क्या ये सेट है कि नहीं है? जैसे मान लो मैं क्वेश्चन अभी बदल देता हूँ, मेरी क्लासेस में गर्ल्स ज्यादा है तो मैं गर्ल्स का ले लेता हूँ। मैंने कहा द कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स इन माई क्लास, ये सेट है कि नहीं है? Yes. ओके, तो जोया कह रही है ये सेट है, क्योंकि सर आपकी क्लास में जितनी भी लड़कियां हैं उनको हम बता सकते हैं। जोया है, वेदिका है, स्नेहा है, समृद्धि है, मेघांशी है, मैत्री है, अनुष्का है, मैं सर उनको बता सकती हूँ, है ना? जब मैं सर उनको बता सकती हूँ तो उसका मतलब वो वेल डिफाइंड है, इसका मतलब वो सेट है। तो फोर्थ पार्ट का आंसर क्या हो गया? यस, ये सेट है। मेरे ख्याल से अब आप सेट तो समझ गए होंगे। जैसे ही सेट आप समझ जाएंगे तो आप फिर धीरे धीरे ये सीखेंगे कि सेट का रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है। सेट का रिप्रेजेंटेशन दो तरीके से किया जाता है, एक होता है रोस्टर फॉर्म और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। वो भी आप धीरे धीरे सीखेंगे। दिस इज द फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ योर स्कूल ऑल्सो। ओके, अब मैं मेघांशी से पूछूंगा, मेघांशी हमको बताएगी द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। सर सेट है। सेट है? यस सर। ओके, तो पूछते हैं द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। ओके सर, नेचुरल नंबर 100 से कम तो हम बता सकते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सर 99 तक होंगे, तो ये तो सर सेट है। यस, देखो अब आप समझ गए ना सेट क्या है, कितना आसान है। फोर्थ पार्ट, सिक्स पार्ट कौन बताएगा? स्नेहा बताएगी। स्नेहा ये सेट है कि नहीं? सर है। ओके, अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद। यार वो तो फिक्स ही होगा ना, वो तो मुंशी प्रेमचंद, उसने रेस्ट्रिक्ट कर दिया। ऐसे थोड़ा ना कहा इसने कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स, वो तो किसी का भी हो सकता है, वो तो डिफाइंड ही नहीं हो सकते। मुंशी प्रेमचंद की अगर बुक आपके स्कूल में लगी है तो यार सभी लोग मुंशी प्रेमचंद की ही बुक पढ़ेंगे ना, ऐसा थोड़ी नहीं कि हम अलग पढ़ रहे हैं और बगल वाला अलग पढ़ रहा है। तो उसका मतलब ये सेट है। यस, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, ये सेट है कि नहीं है? ओके, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, ये सेट है कि नहीं?
सर है क्या तो है इवन इंटीजर्स को जैसे सर हम लोग बहुत आराम से बता सकते हैं, तो ये सेट है, इसका मतलब यस। इवन इंटीजर्स 2 4 5 6, हालांकि ये काफी सारे होंगे लेकिन बताना आसान है, ठीक है। तो काफी लोगों मैसेज आया है मेरे पास व्हाट्सएप पे, किसका मैसेज आया है? ओके, अनुष्का का नेट नहीं काम कर रहा है, सुयश का भी नेट नहीं काम कर रहा है। तो बच्चों मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपका इंटरनेट कनेक्शन स्ट्रांग होना चाहिए। इंटरनेट कनेक्शन स्ट्रांग नहीं होगा तो आप क्लास प्रॉपर अरेंज नहीं कर पाओगे। तो इंटरनेट कनेक्शन आप लोग ले लो। ऐसे सोचो ना कि अभी हम इस मंथ तो हम फीस ले नहीं रहे, तो कम से कम इस मंथ वाली फीस अपने इंटरनेट कनेक्शन नहीं लगा लो, क्योंकि बिना इंटरनेट कनेक्शन के नहीं पढ़ पाओगे। इन बच्चों को बताना मेरी वॉइस आपके पास तक पहुंचेगी नहीं। चलिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, तो यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया। तो बच्चों नेक्स्ट लास्ट टू पार्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, ये सेट है कि नहीं है? सर है ये भी सेट है, यस ये सेट है। द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, ये तो मान लो ये चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, सेट का चैप्टर है, तो उसके सारे क्वेश्चंस तो हमको दिख ही रहे ना। ओके, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, ये डिफाइन करना मुश्किल है। नहीं ये है set नहीं है। तो ये नहीं हो सकता। तो आई थिंक जोया तुमको सेट तो समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि दिस इज अ डिफरेंट टॉपिक, दिस इज द फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ योर स्कूल। Yes, sir. ओके, तो बच्चों आपको यहाँ तक समझ में आ गया 100%। अब बच्चों यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि सेट को दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो मैं आपको अंडरलाइन करके दिखा रहा हूँ। सेट को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड होते हैं, एक होता है रोस्टर फॉर्म, जिसको हम टैबुलर फॉर्म के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो सबसे पहले आपको ये पता हो कि सेट को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड है, एक रोस्टर फॉर्म जिसको हम टैबुलर फॉर्म भी कहते हैं, और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। इन दो मेथड से हम लोग सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब बच्चों आप लोग ये बता दो, आप लोग आगे पढ़ना चाहते हो कि थक गए हो? सर पढ़ लेंगे सब पढ़ लेंगे। अच्छा पढ़ लोगे, तो बाकी उन दोनों को कैसे बताओगे? उनका तो नेट ही नहीं काम कर रहा है। चलो ठीक है, मैं पढ़ा देता हूँ। तो दूसरे बच्चों की हेल्प कर देना, उन दोनों को बता देना कितना कराए, वरना वो अगले टर्न पे सेट ही नहीं समझ पाएंगे कि सेट में सर ने कर क्या रहे हैं। क्योंकि आपकी क्लास मिस हुई नहीं कि आप समझना आपका बंद हो जाएगा, क्योंकि ये क्लास 9th-10th की मैथ्स नहीं है, ये मैथ्स एकदम डिफरेंट होती है। ये वो वाली मैथ्स नहीं है कि आप खुद भी कर लोगे आपको समझ में आ जाएगा, उस टाइप की नहीं है ये। ओके, तो बच्चों सबसे पहले अगर हम सेट्स को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं रोस्टर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म में, तो सबसे पहले हम एग्जांपल 1 को देख लेते हैं। दिस इज वेरी इजी। क्या लिखा हुआ है? राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन x² + x - 2 = 0 इन रोस्टर फॉर्म। तो ये तो आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा कि इस इक्वेशन के जो सॉल्यूशन या इसके रूट्स जो होंगे वो उसके फैक्टर करने पर निकल आएंगे। तो उसके दो रूट्स है, वो दो रूट्स क्या है? 1 और -2। ध्यान से देखिए बच्चों, उसके दो रूट्स है 1 और -2। तो अगर हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, तो रोस्टर फॉर्म का मतलब बच्चों सिर्फ इतना होता है कि आप कर्ली ब्रैकेट्स बनाओगे, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि जो भी सेट्स का रिप्रेजेंटेशन होगा वो कर्ली ब्रैकेट्स में होगा, और जो उसके सॉल्यूशन है वो उसमें लिख दोगे 1 और -2। तो दिस इज द रोस्टर फॉर्म of the equation, zeros of the equation, solution set of the equation in roster। तो इसमें कोई बड़ा कोई काम नहीं होता है, क्योंकि आपको साफ साफ दिखाई देगा कि आप क्या लिखो। ठीक है, ये बात सॉल्यूशन में भी लिखी है, तो इसलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ। सॉल्यूशन तो लिखा ही है सामने आपकी स्क्रीन पे। तो दिस इज द रोस्टर फॉर्म। ठीक है, तो बच्चों अब आपके पास एग्जाम्पल 2 है, जरा थोड़ा सा और ध्यान से देखिएगा। एग्जाम्पल 2 जो है बच्चों, ये आपका जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है, पढ़ने का तरीका देखो क्या है इसमें। जो कर्ली ब्रैकेट्स में लिखा है, इधर ध्यान दीजिए सभी बच्चे, जो कर्ली ब्रैकेट्स में यहाँ पर लिखा हुआ है इसको पढ़ने का तरीका समझिए क्या है। ठीक है, कैसे पढ़ेंगे बच्चों इसको? जो सेट के अंदर लिखा हुआ है उसको किस तरह से पढ़ते हैं, जरा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये ऐसे लिखा है कर्ली ब्रैकेट्स में, x is defined such that, देखो कैसे पढ़ते हैं, फिर से पढ़ें। देखो
x is defined such that x is a positive integer and x square less than 40. This is the set builder form. सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है? स्टेटमेंट लिखा होता है पूरा. क्या लिखा होता है? स्टेटमेंट. लेकिन स्टेटमेंट लिखने का वे क्या है वो मैंने आपको बताया. सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट्स बनाइए और उसमें लिखिए x is defined such that x is a positive integer and उसका स्क्वायर लेस देन 40. बोलो भाई समझ में आया? तो दिस इज द, कभी भी आपके पास अगर स्टेटमेंट लिखे हैं तो दिस इज नोन एज सेट बिल्डर फॉर्म. अब आपको उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो आप बताएंगे कि ऐसे कौन से पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिनका स्क्वायर लेस देन 40 से कम है. तो वेदिका बता तो रही है. वेदिका कह रही 1 स्क्वायर करेंगे तो 1 स्क्वायर सर बिल्कुल होगा. 2 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या हुआ 4 लेस देन 40 होता है. यस. 3 का स्क्वायर क्या हुआ 9 लेस देन 40 होता है. यस. 4 5 6. तो वेदिका कहेगी सर 6 तक ही रहेंगे नंबर्स, क्योंकि अगर आप 6 से ज्यादा ले लेंगे, मान लीजिए आपने 7 ले लिया तो 7 का स्क्वायर 49 हो गया. 49 लेस देन 40 थोड़ा ना होता. 49 तो ग्रेटर देन 40 होता है. तो अगर आप अपनी क्वेश्चन को, ये जो आपका क्वेश्चन है, अगर आप उस क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं किसमें रिप्रेजेंट करना चाहते हैं? रोस्टर फॉर्म. तो रोस्टर फॉर्म में आप किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? आप कर्ली ब्रैकेट्स बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 और 7 नहीं लिखेंगे क्योंकि 7 का स्क्वायर अगर हम पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक रिलेशन दिया है x स्क्वायर लेस देन 40, ये उसको सेटिस्फाई करता है. आप जो भी एलिमेंट लेंगे उसका स्क्वायर लेस देन 40 होना चाहिए. तो आपने जो लिए हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स भी है. ध्यान से देखिए 1 2 3 4 आर पॉजिटिव इंटीजर्स और इनका जो स्क्वायर है वो 40 से कम भी है. तो इसका मतलब ये इसका क्या बन जाएगा? रोस्टर फॉर्म. तो दिस इज द वे टू राइट द रोस्टर फॉर्म. तो दिस इज द वे. तो बच्चों से आपको थोड़ा तो आइडिया लगी ही होगा. चलो बच्चों हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म लिख करके दिखाते हैं और उसके बाद हम लोग जल्दी ही अब क्लास ओवर कर देंगे. एग्जाम्पल 3 जरा सब बच्चे पढ़ें और उसको करने की कोशिश करें. राइट द सेट ए. क्या लिखा हुआ है? Write the set A is equal to 1 4 9 16 25. इसको किसमें लिखना है बच्चों? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है. कैसे लिखेंगे इसको सेट बिल्डर फॉर्म में? क्या तरीका होगा? तो सर आपने जो लिखा है वो रोस्टर फॉर्म में. रोस्टर फॉर्म में सर लिखा है 1 4 9 16 25 डॉट 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 चलता ही चला जा रहा है. इसका मतलब सर पहला नंबर क्या है? 1 का स्क्वायर. दूसरा क्या है? 2 का स्क्वायर. तीसरा क्या है? 3 का स्क्वायर. 4 का स्क्वायर. 5 का स्क्वायर. चलता ही चला जा रहा. यानी सर अगर हम इसको लिखना चाहें सेट बिल्डर फॉर्म में तो हम क्या लिखेंगे? हम कहेंगे x is defined such that x is a square of a natural number. यही तो लिखेंगे. क्यों भाई? x is defined such that x is the square of natural number. क्योंकि ये क्या है रोस्टर फॉर्म में? ये नेचुरल नंबर्स के सबके स्क्वायर है. नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6 लाइक दैट. तो आपने लिख दिया कि x is defined such that x is a square of natural number. और इस बात को बच्चों हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं कि x is defined such that x equal to n square, जहां पर n क्या है? नेचुरल नंबर है ना. ऐसे भी लिख सकते हैं. तो बच्चों आपको समझ में आया कि रोस्टर फॉर्म में नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको इंडिविजुअली दिखाई देंगे, लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म में आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ता है. वो स्टेटमेंट आपको लिखना होता है. किस तरह से लिखा अभी आपने देखा. तो धीरे धीरे आपको ये नेक्स्ट क्लास पे और मैं आपको और भी समझाऊंगा तो और ज्यादा क्लियर होगा. तो नेक्स्ट जो भी क्लास होगी नेक्स्ट क्लास, उसमें हम लोग इसकी 2 एक्सरसाइज फिनिश करेंगे आपको सारे कंसेप्ट समझाते हुए. तो इस तरह से आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा. तो अनुष्का तुम वापस आ गई, समझ में आ रहा है बेटा? तुमने फिर छोड़ी थी क्लास. हाँ यस बेटा, इंटरनेट कनेक्शन स्ट्रांग होना चाहिए. ठीक है. तो कोई बात नहीं. जिन बच्चों को उसकी रिकॉर्डिंग चाहिए हो तो वो मेरे को इंडिविजुअली मैसेज करिएगा तो मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा. तो लास्ट में जिसका स्किप हो गया हो तो वो रिकॉर्डिंग से देख ले.
ठीक है, तो बच्चों हम लोग क्लास यहाँ पे ओवर करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। मैं यहाँ से थोड़ा सा पहले आपको रिवाइज करा दूंगा कि सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सेट्स का क्या मतलब होता है, फिर उस पर हम लोग क्वेश्चंस करते चले जाएंगे। ठीक है बच्चों।